वीज़ा फ़ीस कितनी लगी, कितने पैसे आपने एजेंटों को दिए, कोई 10-12 लाख दिया या कितने पैसे दिए आपने वीज़ा लगाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था और सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने खुद जो है वो तैयार की थी। और मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ 4 से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, एक नई वीडियो लेके। तो ये हमारे साथ हैं जी नुमान भाई। वो नुमान भाई से हम बात करेंगे जी, ये भाई आए हैं इंग्लैंड से, कैसे आए, पुर्तगाल में क्यों आए, क्या वाक़यात पेश आए, कैसे मतलब कि इन्होंने सफ़र किया पुर्तगाल के लिए। तो इनसे सारी कहानी इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो इनसे बात करते हैं जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नुमान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं आप कहाँ से आए हैं पुर्तगाल में? जी मैं इंग्लैंड से आया हूँ। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, नुमान भाई इंग्लैंड से आए हैं। तो नुमान भाई कैसे आप इंग्लैंड से आए? कोई डंकी लगा के आए, यहाँ आप कोई वीज़ा लेके आए, कोई लीगल वे से आए, कैसे आए, ज़रा हमारे व्यूवर को बताएंगे। अगर कोई भाई इंग्लैंड से यहाँ आना चाहता है तो वो डंकी लगा के आए या वो वीज़ा लेके आए, ये ज़रा बताएँ। नहीं जी, बिल्कुल मैं जो है वो लीगल वे से वीज़ा लेकर आया हूँ और इंग्लैंड से आप बिल्कुल वीज़ा लेकर आ सकते हैं शेंजन कंट्री किसी भी। जी बिल्कुल, आप वहाँ से वीज़ा लेके आ सकते हैं, आप लीगल आ सकते हैं। नुमान भाई जो है स्वीडन का वीज़ा लेके आए थे, इन्होंने स्वीडन का वीज़ा अप्लाई किया था। आप इनसे सारी मालूमात हासिल करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे जी। आप देख रहे होंगे तो ये कितने में वीज़ा लेके आए, किसी एजेंट से लेके आए या इन्होंने खुद अप्लाई किया, और यहाँ पे पुर्तगाल में आके इन्होंने कैसे मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए और जो शेफ़ के लिए जो सारे पेपर हैं वो कैसे बनाए, कितने में बनाए, कितने इनके यूरो लगे, तो इनसे सारी बात होगी। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा नुमान भाई, पहले तो ये बताएं कि आप इंग्लैंड में किस वीज़े पे थे और किस बेस पे जो है आप पुर्तगाल आए, किस बेस पे आपने स्वीडन का जो वीज़ा अप्लाई किया था, ये ज़रा पहले बताएँ। जी मैं बिल्कुल इंग्लैंड में स्टूडेंट वीज़ा पर आया था और आगे इंग्लैंड से मैंने शेंजन कंट्री का विजिट वीज़ा लिया था। जी, शेंजन कंट्री का विजिट वीज़ा लिया था इन्होंने स्वीडन का, ठीक है जी। तो इनसे अब पूछते हैं जी कैसे अप्लाई किया, वो कौन से डॉक्यूमेंट लगे, जी बताएं नुमान भाई। कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, ज़रा सारे डॉक्यूमेंट बताएं कि जो हमारा भाई इंग्लैंड में है, जो हमें सुन रहा है, जो वो यहाँ पे आना चाहता है, पुर्तगाल में आना चाहता है, वो किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करे, यूरोप में से किस मेंबर स्टेट का वीज़ा अप्लाई करे और वो पुर्तगाल आसानी से आ जाए, अपने पेपर जो है वो यहाँ पे सबमिट करे, अपने पेपर बनवाए और अपने प्यारों को मिले। जी आप बताएं। जी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड से शेंजन का वीज़ा लगवाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से वहाँ का किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लग जाता है। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है। सबसे पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की आपको कंफर्मेशन लेटर, स्टूडेंट कंफर्मेशन लेटर एक होता है, वो आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन जो भी आपका स्टूडेंट पोर्टल है आप वहाँ से ले सकते हैं। और सेकंड आपको और फोर्थ वाला जब आप इंग्लैंड में आते हैं आपको PRP कार्ड मिलता है, उसकी एक कॉपी आपके साथ में अटैच करनी होती है। और थर्ड जो है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। और इन डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो किसी भी शेंजन कंट्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आप इसकी अपॉइंटमेंट लें या जिसकी भी आपको जिस भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मिलती है आपको ले लेनी चाहिए। और बाकी बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, सब एम्बेसीज की डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। और बैंक स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो 700 to 1000 पाउंड बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है 3 मंथ्स ओल्ड। और ये हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर 1 मंथ या 2 मंथ्स पुरानी भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है, आपका वीज़ा लग जाता है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो साथ में अटैच करके आपको किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबकी डॉक्यूमेंटेशन सेम है। अच्छा मुझे ये बताएं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या आपने जो होटल बुकिंग जो दी थी या नहीं दी, या आपने टिकट करवाई वो आपने पेड ली थी या फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जस्ट होल्ड की थी, आपने पे नहीं किया? अच्छा, इसमें जो है वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने पेड लेनी है या अनपेड लेनी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो क्योंकि ऑफकोर्स बात है मैंने ट्रैवल करना था तो मैंने पेड ही
ली थी, और उसका ये आपको एक अच्छा इफेक्ट जाता है एम्बेसी पर, तो आपका वीज़ा इजीली विदाउट एनी कोई रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कोई रीज़न जो है वो लग जाता है। और बाकी बात रही उसकी, आप बात कर रहे हैं होटल बुकिंग की, तो ओबियसली आप booking.com में जाएंगे तो आप अनपेड भी कर सकते हैं, अगर आपको लेकिन चाहिए तो आप पेड भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, नुमान भाई ने ठीक बोला जी। इसको आप अनपेड भी और पेड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पाकिस्तान से वीज़े अप्लाई किए थे यूरोप के, तो मैंने भी जो जस्ट रिजर्वेशन लगाई थी मैंने भी पे नहीं किया था, तो आप भी यही कर सकते हैं। लेकिन इनके बकौल जो इन्होंने अभी बताया कि यूके से आपने ये जो पेड करके आनी है, कि ज़ाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं स्टे आपने करना है, तो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कोई रिजेक्शन ना लगे तो आप पेड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं, आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अच्छा नुमान भाई ये बताएं कि आपकी वीज़ा फ़ीस कितनी लगी, कितने पैसे आपने एजेंटों को दिए, कोई 10-12 लाख दिया या कितने पैसे दिए आपने वीज़ा लगाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था और सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने खुद जो है वो तैयार की थी। और मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ 4 से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये बात आपने बात की है जी एम्बेसी फ़ीस की, तो जैसे कि आपको मैंने बताया किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लेके आ सकते हैं। हर शेंजन कंट्री की अपनी एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है। तो जैसे मैंने स्वीडन का अप्लाई किया था उसकी 80 यूरो फ़ीस थी, तो ऐसे ही आप जो भी एम्बेसी में आप अप्लाई करते हैं उसकी किसी की 60 है, किसी की 70 है, तो इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा नुमान में ये बताएं, ये डंकी लगाने से बेहतर है, मतलब कि आपने अभी बताया कि आप वीज़ा लेके यहाँ पे आए तो डंकी लगाने से बेहतर है ना। कुछ लोग वहाँ से इंग्लैंड से डंकी लगाते हैं जी, फ्रांस से फिर मूव होते हैं किसी और कंट्री में, क्या कहते हैं, डंकी लगानी चाहिए या वीज़ा लेना चाहिए? मैं कहता हूँ कि डंकी लगाने का क्या आपको मकसद है, जब आपको लीगल वे से वीज़ा मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको खुद बताया अपना कि मैं वीज़ा लेकर आया था, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जी आपको डंकी लगाना ही ज़रूरी है, तो आप लीगल वीज़ा लेकर भी आ सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये नुमान भाई की आपने बात सुनी, ये भाई स्वीडन का वीज़ा लेके आए हैं इंग्लैंड से, तो जो इन्होंने बताया बिल्कुल हकीकत है। तो आप अमल करें, आप भी खुद अप्लाई करें और एजेंटों की जान छोड़ें, स्कैमर से बचें। आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा लेके 80 यूरो फीस पे करके आप यहाँ आ सकते हैं। ये इनका वीज़ा लगा था स्वीडन का, ना ये जर्मन गए, ना ये फ्रांस गए और ना ही ये नॉर्वे गए, ना स्वीडन गए, ये सिर्फ पुर्तगाल में आए। क्यों पुर्तगाल में आए? पुर्तगाल आपको मौका देता है आपकी फैमिली से मिलने का, अपने प्यारों को मिलने का। ये पुर्तगाल है, ये मौका देता है आपको। लीगलाइजेशन यहाँ पे होती है, आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसको TRC बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बोलते हैं। 2 साल का आपको मिलेगा। जब आप लीगल वे से यहाँ आएंगे ना वीज़ा लेके, तो ये आपको 6 मंथ के अंदर 6 मंथ का टैक्स पे करके आपको जो है रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो नुमान भाई की तरह आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा नुमान भाई ये बताएं, यहाँ पे जो पेपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? कुछ लोग कहते हैं जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो गई, यहाँ पे पेपर नहीं मिलते, ये बताएं ज़रा लोगों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टिल अभी तक जो है वो लोगों को पेपर मिल रहे हैं और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर ना मिल रहे होते तो मैं जो है वहाँ से मूव ही क्यों करता। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे आ गए, पुर्तगाल में आ गए, तो आपने जो पेपर बनवाए हैं अपने कार्ड के लिए, तो आप बताएं कि कितने पैसे, कितने यूरो आपके लगे यहाँ पे, कितने यूरो लगाए आपने, कितने 1000-500 या 1500 या 2000? यहाँ तो मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने 2-2 हज़ार 1500 जो है वो एक निब नंबर बनाने का लिया। आप बताएं जी आपने कितने दिए? जैसे कि ऑलरेडी मैं पहले भी इंग्लैंड से खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके आया था, तो यहाँ आकर भी मैंने सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद तैयार की है और मैंने ऐसे कोई पैसे एजेंट को नहीं दिए और मेरा कोई पैसा नहीं लगा निब के ऊपर। क्या बात है जी, क्या बात है। तो यहाँ पे कितने पैसे लगे आपके, कितने यूरो लगे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए, कितने यूरो लगे आपने? अच्छा, सबसे पहले जब आप वीज़ा पे आते हैं आपको शेफ एंट्री के लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। आप किसी भी होटल में यहाँ पर आकर रुकें तो आपको जो है वहाँ पर लीगल एंट्री मिल जाती है। मेरे सिर्फ उसके ऊपर 20 यूरो लगे, उसके अलावा अभी तक मेरे किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैसा नहीं है। क्या बात है जी, 20 यूरो में बंदे ने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं। तो यहाँ पे जो बंदे आते हैं, इतने मैंने केस देखे हैं जो बोलते हैं जी हमने हमारा जो 1000 यूरो, हमारा 1500 यूरो लग गया है खाली निब नंबर बनाने में। तो इन भाइयों ने 20 यूरो में जो अपना काम किया है, तो निब और निस बिल्कुल मुफ्त में, 1 यूरो 1 सेंटी भी नहीं लगी। तो ये जो लीगल एंट्री इन्होंने बनाई है होटल की, तो इस पर सिर्फ 20 यूरो लगे
हैं तो आप भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। हमारा काम है आपको बताना, आपको मोटिवेट करना। तो आपका काम है जी आप भाग दौड़ करें, यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए। पुर्तगाल एक अच्छा कंट्री है, ये आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दे देता है अपना ट्रैवल करने में। आप अगर आपको मिल जाता है रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अपने दोस्तों से अपने प्यारों से मिल सकते हैं। और अच्छा ये भी बता दें इनको, ये जो है कार्ड मिलने के बाद आपको नेशनलिटी का क्या जी इसका प्रोसेस है, आपको पता है? आप इधर आए, आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी कि नेशनलिटी कितनी देर में ये दे देता? अभी तक जो नेशनलिटी का टाइम चल रहा है वो 5 साल चल रहा है और उम्मीद है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बात है जी। कार्ड मिलने के बाद 5 साल आपने लीगल यहाँ पे गुजारने हैं, तो 5 साल के बाद जो है आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो जनाब नेशनलिटी लेके आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़े हैं, कुछ ETA वीज़े हैं इस पासपोर्ट पे, तो ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जो हमारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं जी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, यहाँ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जहाँ भी बैठे हुए हैं, तो वो असाइलम पे हैं, तो वो अपना टाइम वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। क्या उनको आप क्या बोलेंगे, क्या उनको यहाँ पे पुर्तगाल में आना चाहिए, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाने चाहिए? क्या उन्होंने लेट किया या उनको पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था? ये ज़रा बता दें। अच्छा, मैं जब इंग्लैंड में आया था तो मैं वहाँ पर इतना टाइम नहीं गुजारा, क्योंकि मैं वहाँ से मूव हो गया था इसी वजह से कि वहाँ पर लोगों को मैंने देखा कि लोग जो है वो असाइलम जो है वो केस फाइल कर देते हैं वहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इंग्लैंड अब असाइलम केस एक्सेप्ट नहीं करता, वो इतना आसानी से आपको असाइलम स्टेटस नहीं देता। तो इससे बेहतर है कि आप असाइलम स्टेटस लेने से बेहतर है जो आप जो है वो पुर्तगाल में मूव हो जाएँ। एक तो सबसे इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये आपको लीगल स्टेटस पहले दिन से ही दे देता है, तो इसलिए मैं जो है वहाँ से मूव हो गया। ये रीज़न थी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, नुमान भाई थोड़े दिन हुए हैं इंग्लैंड से यहाँ मूव हुए हैं, लेकिन इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जनाब, जो अभी बताया आपको ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 साल से पुर्तगाल में है जनाब। थोड़े दिनों में इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन ली है। तो आप जो लोग हैं भाई आप भी कर सकते हैं, खुद करें, अपना काम जो है खुद करें, स्कैमर से बचें और जो है वीज़ा अप्लाई करें, टैक्सी से भी बचें। जब आपको वीज़ा लीगली वीज़ा मिल रहा है तो आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा जब लेके यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 6 मंथ में आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे 6 टैक्स पे करके। तो आप क्यों भाई गलत रास्ता जो है चूज़ करते हैं? गलत रास्ते को छोड़ें, सीधा सीधा रास्ता वो अपनाएं और यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे आके आपको हर चीज़ मिलेगी। ना तो नुमान भाई डंकी लगा के आए, ना तो नुमान भाई को खजर खराबी से आए, वहाँ से वीज़ा लिया और यहाँ पे उतर आए, पुर्तगाल में आ गए। पुर्तगाल में आते ही इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह जी इनके डॉक्यूमेंट भी बन गए, फ्री ऑफ कॉस्ट बन गए। तो अभी ये जॉब सर्च की तलाश में है, इनको अब जॉब मिलेगी तो ये बाहर ला के 6 मंथ का टैक्स पे करके इनको जो है वो DRC मिल जाएगा। फिर इन्होंने क्या करना है कि 5 साल जो है वो वेट करना है, लीगल गुजारने हैं, तो उसके बाद इनको जो है वो पासपोर्ट मिल जाएगा पुर्तगाल का। तो क्या कहते हैं जी, अगर जब आपको रेजिडेंस मिल जाएगा तो क्या आपके लिए कोई रास्ते खुल जाएंगे? क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे रेजिडेंस परमिट लेके? ये फ़ायदा है या नहीं रेजिडेंस परमिट का? जी बिल्कुल, रेजिडेंस कार्ड का बिल्कुल फ़ायदा है। आप किसी भी कंट्री में जो है वो जा सकते हैं, लाइक शेंजन कंट्री में तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम लीगली काम नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है वो लीगल यहीं पर अपना टाइम गुजारें और जो है वो अपने 5-6 साल यहाँ पर काम करें और पासपोर्ट लेने के बाद अगर आप मूव होना चाहते हैं तो दैन ही आप मूव हों। जी, तो नुमान भाई से ये बातें हुई हैं, आप लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि यार अपना काम करें। अगर आप वहाँ पे जाके इंग्लैंड में रह के आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपने असाइलम किया हुआ है 10-10 साल से 5-5 साल से जो है आप वहाँ पे आप रुके हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप वो छोड़ के पुर्तगाल में आ जाएं। ये पुर्तगाल पूरे यूरोप में ऐसा मुल्क है जो DRC बहुत जल्द देता है और पासपोर्ट का टाइम भी इसका शॉर्ट सा है, 5 साल में ये पासपोर्ट दे देता है। तो आपको चाहिए कि पुर्तगाल में आ जाना, आपने डॉक्यूमेंटेशन करने, जहाँ से आप DRC रहें, पाकिस्तान जाएँ, शेंजन स्टेट घूमें, तो आपको मतलब कि इंजॉय करने में मज़ा आएगा। जब आपको एक DRC मिल जाता है तो आप अपने लोगों को मिल सकते हैं, आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं होती। वहाँ पे आपने साइलेंट किया हुआ है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप
वहाँ जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहले अपना कोई स्टेटस बनाएं, उसके बाद जो है फिर पैसे की तरफ भागें, ठीक है जी। ये भाई आए थे, इन्होंने इतना अर्सा नहीं गुजारा इंग्लैंड में, वहाँ पे तकरीबन कितने नुमान भाई कितने मंथ आपने स्टे किया? तकरीबन 6 मंथ मैंने वहाँ पर स्टे किया। और वहाँ पर ये नहीं है कि असाइलम ही ऑप्शन है, वहाँ पर ऑप्शन और भी हैं। वर्क परमिट में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि एट दी एंड आपको इंग्लैंड कुछ भी नहीं देगा। वहाँ पर मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो 15-15 साल हो गए हैं, 16-16 साल, 20-20 साल हो गए हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं। और उसके अभी वहाँ पर एक है ILR है, तो अभी तक ILR पे हैं, अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला। तो असाइलम एक अच्छा ऑप्शन मैं तो नहीं समझता, और ना ही वर्क परमिट एक अच्छा ऑप्शन समझता हूँ। और मुझे मिल भी रहा था, वर्क परमिट मुझे मिल भी रहा था, तो मैं लेकिन उसको प्रेफरेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन डे बाई डे चेंज हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। स्टूडेंट आते थे, मूव होते थे, वो वर्क परमिट में खुद जो है स्टूडेंट वीज़ा चेंज कर लेते थे। अभी इन्हें रिसेंटली क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा यूके। अब वो पहले किस दौर में होता था कि जी इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री था वो, तो इस वजह से मैं वहाँ से जो है वो मूव हो गया। क्योंकि पुर्तगाल एक वाद कंट्री है जो कि फ्रेंडली कंट्री है, इमिग्रेशन को वेलकम करता है और साथ में पेपर भी देता है। तो इस वजह से मैं तो समझता हूँ कि इंग्लैंड में रहना एक आप बेवकूफ़ी है। पैसे ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आपको कोई स्टेटस ही ना मिल सके। ये बात हुई ना जनाब, आपको ज़रूरत है आपको आपके स्टेटस की। अगर आपको स्टेटस मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी का भी स्टेटस बनेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि जहाँ पे स्टेटस मिल रहा है उस कंट्री में मूव करें और पेपर लें और एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी। अच्छा, जाते जाते हम ये बात नुमान भाई से पूछते हैं। जी नुमान भाई, ज़रा स्टेटमेंट के बारे में बता दें कि जब वीज़ा आपने अप्लाई किया था तो स्टेटमेंट आपने जो बनाई थी वो एक रूटीन वाइज बनाई थी, या उसमें आपने 1500 पाउंड या 1000 पाउंड है जो आपने उसमें डिपॉजिट करवा के तो स्टेटमेंट ले ली थी? ये ज़रा इनको बता दें कि कुछ व्यूवर हैं उनको परेशानी होती है कि स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। आप अगर आपकी कल अपॉइंटमेंट है तो आप 2-4 दिन पहले भी पैसे रख सकते हैं, तो इसमें कोई इतना नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ही बैंक स्टेटमेंट, ऑफकोर्स बात है वहाँ पर ऑलमोस्ट इंग्लैंड का ये है कि आप कोई भी काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो बैंक कार्ड से ही होते हैं, तो इसलिए आपके वो बैंक स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट तैयार हो रही होती है। और अगर आपको शुरू में कुछ पैसे नहीं हैं वहाँ पर, तब जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो आप वहाँ तब 700-800-900 पाउंड जो है वो रख के आप स्टेटमेंट करवा सकते हैं, और उसमें किसी तरह डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो आपके अकाउंट में कितने पैसे थे? अच्छा, मेरे अकाउंट में जो थे वो 2000 पाउंड थे तब तो, लेकिन मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही रखे थे। जी, इन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया था इनके अकाउंट में जो है वह 2000 पाउंड थे। तो जब इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया उससे कुछ कितने दिन पहले आपने रखे थे? मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही पैसे रखे थे। 2-3 दिन पहले इन्होंने पैसे डिपॉजिट करवाए और बैंक स्टेटमेंट ली, और स्वीडन का जो वीज़ा अप्लाई किया इनको स्वीडन का वीज़ा मिल गया। तो भी माशाल्लाह से पुर्तगाल हैं, तो अल्लाह इनको कामयाब करे। तो जनाब, ये थी मालूमात, ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की। तो आपको चाहिए कि आप अपने लोगों को भी बताएं, आप भी अपना खुद काम करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। यार ये ना किया करें मैं इसको बता दूंगा ये चला जाएगा, मैं इसको बता दूंगा ये ना चला जाए कहीं पे। सबको बताएं यार, ये दुनिया बहुत बड़ी है, जो भी भाई आएगा उसका काम हो जाए यार, और क्या चाहिए। हमारा जो हम इसलिए जो इंडियन है ना वो अच्छे हैं, वो जो भी काम करते हैं भाई वो अपने इंडियन को बोलते हैं, अपने इंडियन से बातचीत करते हैं। जी ठीक है जी, अपने इंडियन को वो साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बात सुनते हैं जी नहीं जी ये ना चला जाए, ये ना चला जाए। यार ऐसी बातें छोड़ें, आप वीज़ा लें, आप यहाँ पे आ जाएं, अपने दोस्तों को बताएं क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, और यहाँ की TRC लें, एंजॉय करें। तो जनाब हमको दे इजाज़त, तो नुमान भाई को भी इजाज़त दें। तो जनाब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते एक मशवरा लेते हैं नुमान भाई से। अच्छा नुमान भाई, ये बता दें जो हमारे लोग देख रहे हैं इंग्लैंड में या जर्मनी में कहीं भी बैठे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए, ये बता दें आप।
सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि एक कहावत बनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंग्लैंड में मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। रीज़न ये है कि पैसा वहाँ पर वो स्टक कर देता है बंदे को। तो मैं लोगों को प्रेफर करूँगा कि पैसा आप ज़िंदगी के किसी मौका पर भी जाकर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुरू के दिनों में ही आपने बनाने हैं। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफरेंस दूँगा कि आप जो है वो बिल्कुल मूव हों। सेकेंडली देखिए, जर्नी की आपने बात की, बिल्कुल जर्नी में भी लोग मूव होते हैं, इधर उधर मूव होते हैं, लेकिन बात एट दी एंड की इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री कौन सा है। तो मुझे ऑलमोस्ट बात ऑल ओवर दी ये 27 कंट्रीज़ का वीज़ा था मेरे पास। मैं कहीं और भी जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये एक तो इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री और सेकेंडली पेपर जो है वो आपको टाइम नहीं दे देता है। तो पेपर्स लेने के बाद अगर आप मूव होना चाहते हैं किसी और कंट्री में 2-4 मंथ्स के लिए तो आप मूव हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता इस चीज़ को। आप यहीं पर लीगल वे में काम करो, लीगल वे में पासपोर्ट हासिल करने के बाद आप किसी भी कंट्री में मूव हो जाए। जी, ना जर्मनी, ना स्वीडन, ना नॉर्वे और ना फ्रांस, ना अमेरिका, ना यूके। तो कहाँ पे जाना चाहिए? जी सिर्फ वो एक कंट्री है, पुर्तगाल। क्यों? पुर्तगाल में एक बंदे का स्टेटस बन जाता है। अभी इस सूरत हाल में जो पुर्तगाल है वो आपको पेपर दे रहा है, तो आपको चाहिए कि पुर्तगाल में आ जाना। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।